हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू एवरीवन। हम लोग आज कुछ बात करने आए हैं ऑनलाइन के सिलसिले में। जैसा आप लोग को पता है कि हमारे बिहार सरकार नीतीश जी फिर से एक बार लॉकडाउन दैट मीन्स स्कूल कोचिंग सारे ट्यूशन्स वगैरह बंद करने के लिए अनुमति दिए हैं। तो हम लोग ये प्लान किए हैं कि अब कम से कम भाई ऑनलाइन बच्चों को जितना हो सके कुछ ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड किया जाए, है ना। तो अब हम शुरू करते हैं ऑनलाइन। देखो जहाँ तक होगा अभी मैं तो रिकॉर्डेड वीडियो डालूंगा आप लोग के लिए। आइए कुछ हम शुरू करते हैं, इंग्लिश की बात करते हैं कि इंग्लिश होता क्या है, हमें इसके बारे में पूरा डिटेल्स हमें इसमें पढ़ना क्या क्या है। पहले मैं इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। आ जाओ भाई। देखो ये इंग्लिश मैं लिख के बता देता हूँ आप लोग को। ये इंग्लिश मैंने लिखा। अगर कोई बच्चा आपसे पूछता है या कोई गार्जियन आपसे पूछते हैं बेटा कहाँ से आ रहे हो, तो बोलोगे भैया हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, सुजीत सर क्या पढ़ रहे हैं या किन्हीं क्या पढ़ रहे हैं। तो अगर पूछ दिए ना गलती से कि इंग्लिश होता क्या है, तो आप क्या बताओगे। देखो इंग्लिश अगर कोई बच्चा बोलता है ना कि इंग्लिश अपने आप में सब्जेक्ट है, वो भी अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। लेकिन अगर कोई बच्चा बोल रहा है कि सर ये लैंग्वेज है, तो वो भी अपनी जगह पे सही है। अकॉर्डिंग टू माई थिंकिंग, अगर मेरे हिसाब से बात की जाए ना, तो इंग्लिश सब्जेक्ट से ज़्यादा बेहतर होगा कि इंग्लिश अपने आप में एक लैंग्वेज है और इस लैंग्वेज को हम यहाँ सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं। मेरी बात समझ आ गई ना। इंग्लिश अपने आप में एक लैंग्वेज है, भाषा है। इस भाषा को हम सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं। अच्छा बात रही ना ये लैंग्वेज की उत्पत्ति कहाँ से होती है। भाई मैं बता दूं आपको, जितना भी दुनिया में लैंग्वेज है, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, चाइनीज हो, फारसी हो, कोई भी लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज की जो उत्पत्ति होती है ना, निर्माण होता है, प्रोड्यूस होता है, वो जन्म जो लेता है ना भाई, वो साउंड से होता है। मेरी बात समझ आ रही है ना। जैसे साउंड आपको पता है ना कि हमारे शरीर में एक वोकल कॉर्ड यहाँ पे लगा होता है। अब जब साउंड में आगे और डिटेल्स बताता हूँ अभी, तो मतलब किसी भी लैंग्वेज की उत्पत्ति कहाँ से होती है, साउंड से होती है भाई। अब इस साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें चाहिए लेटर। ये इंग्लिश में साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या चाहिए भाई, लेटर चाहिए। लेटर की संख्या आप लोग जानते हो कि 26 होता है। बात रही है 26 लेटर्स को अगर हम एक साथ लिख देना बाबू, तो वो हमारा पूरा सीरीज कहलाता है अल्फ़ाबेट। मैंने बोला ये 26 लेटर को पूरा एक सीरीज में लिख दिया जाए, वो पूरा सीरीज हमारा क्या कहलाता है, अल्फ़ाबेट। मतलब अल्फ़ाबेट में हमारा ये रहेगा बाबू A V C D E F डॉट Z तक। मतलब ये Z तक, ये भी 26 का 26 होता है, 26 होता है। जब ऐसे लेकर Z तक लिखा रहेगा भाई, वो अपने आप में अल्फ़ाबेट होगा। अब देखो जब अल्फ़ाबेट लिखते हैं ना, तो ये भी सीड लिखने के उपरांत हमें दो चीज़ें प्राप्त होती है यहाँ पे। एक का नाम दिया गया वॉवेल, दूसरे का नाम दिया गया कॉन्सोनेंट। दैट्स यू नो अबाउट वॉवेल। वॉवेल दैट लेटर विच कैन बी साउंडेड इटसेल्फ, या दैट टाइप्स ऑफ लेटर विच कैन बी साउंडेड इटसेल्फ, जो खुद से उच्चारित होता है, जो अपने आप उच्चारित होता है ना, उसे वॉवेल कहते हैं। इसके अंतर्गत 5 लेटर को रखा जाता है, A-E-I-O-U। मतलब हम लोग जानते हैं कि ये वॉवेल की संख्या कितनी होती है, 5, और कॉन्सोनेंट की संख्या कितनी होती है भाई, 21 होती है, 21। हम यहाँ पे बोल सकते हैं रेस्ट ऑफ A-E-I-O-U, A-E-I-O-U इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट। मतलब भैया A-E-I-O-U को छोड़कर जो कुछ भी बच गया अल्फ़ाबेट में, वो अपने आप में क्या कहलाएगा, कॉन्सोनेंट कहलाएगा। मेरी बात समझ आ गई ना। अच्छा भाई अब देखते हैं, ये 5 को मैंने वॉवेल बोला और 5 छोड़ करके बाकी सारा का सारा कॉन्सोनेंट। ये जो 5 वॉवेल होता है ना, मैं बता दूं ये 26 लेटर की प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा मैं बता देता हूँ यहाँ पे। ये 26 लेटर की प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण 44 तरीके से होता है, 44 साउंड्स होता है। एज फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ा सा इधर समझ लो, मैंने लिखा भाई APPLE एप्पल। देखो इस एप्पल को हमने यहाँ पे A लिखा, मतलब A का प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे A हो गया। फिर मैं एक और लेटर लिख रहा हूँ, एक शब्द लिख रहा हूँ ALERT। इसको भाई हम लोग अलर्ट नहीं पढ़ के बल्कि क्या पढ़ेंगे, अलर्ट पढ़ेंगे। मेरी बात समझ आ रही है ना। तो ए का यहाँ प्रोनाउंसिएशन अ हुआ, ए की प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे ए हुआ। इसी के अकॉर्डिंग वी कैन से दैट ये 26 लेटर जो है, इन 26 लेटर की प्रोनाउंसिएशन जो होगा, उच्चारण जो होगा बाबू, 44 तरीके से होता है। यहाँ तक किन्हीं को कोई कष्ट। अब देखो आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। देखो भाई अंग्रेजी की सबसे छोटी वस्तु, अगर आपसे कोई पूछता है कि भैया अंग्रेजी में सबसे छोटा चीज़ क्या होता है, तो अंग्रेजी की सबसे छोटी वस्तु को हम लेटर बोलेंगे।
मेरी बात समझ आ रही है ना? अंग्रेजी की सबसे छोटी वस्तु को क्या बोला मैंने? लेटर। भी मैंने बोला तो साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए लेटर चाहिए भैया। लेटर की संख्या 26। जब ये 26 लेटर को एक सही सीरीज में पूरा का पूरा ए से लेकर जेड तक लिख दिया जाए तो वो पूरा सिस्टम अपने आप में क्या कहला जाता है? अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट आपस में 2 भाग में बटा था, एक का नाम वॉवेल, दूसरे का नाम कॉन्सोनेंट। ये जो 5 लेटर यहाँ पे लिखा हूँ मैंने, AEIOU, इसकी साउंड होती है 20 टाइप्स, 20 तरीके से। और जो 24 यहाँ पे 21 बचा ना, इसकी साउंड होता है 24 तरीके से। यानी कॉन्सोनेंट में जो 21 लेटर होता है, इसको उच्चारण के दृष्टिकोण से 24 तरीके से किया जाता है। बट ये 5 लेटर जो वॉवेल के अंतर्गत 5 लेटर होता है, AEIOU, इस पाँचों को 20 तरीके से प्रोनाउंसिएट किया जाता है, प्रोनाउंसिएशन होता है बाबू। मैंने बोला लेटर। अंग्रेजी भाषा की सबसे छोटी वस्तु जो होती है वो लेटर होता है। जब एक से ज़्यादा लेटर मिलता है तो वो वर्ड का निर्माण करता है। मतलब कि अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विथ कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड। क्या बोला भाई? अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विथ कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड। सिमिलरली जब एक से ज़्यादा वर्ड आपस में मिलेगा तो वो हमें 2 चीज़ें प्राप्त होगी वहाँ से। एक का नाम रखा गया फ्रेज, दूसरे का नाम रखा गया भाई सेंटेंस। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बोथ? टेल मी स्टूडेंट। चलो देखो, ये फ्रेज जो होता है भाई, मैं लिख दिया, अगर मैं बोलूँ सीता एंड लक्ष्मी, तो सीता एंड लक्ष्मी क्या कुछ अर्थ निकला? नहीं। तो जब तक अर्थ नहीं निकलेगा तब तक वो फ्रेज होगा। अगर अर्थ स्पष्ट कर दिया, कोई सेंस दे दिया, तो वो सेंटेंस हो गया। एज फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा सीता एंड लक्ष्मी आर सिस्टर्स, SISTERS। तो ये देखो बाबू, एक अर्थ दे दिया ना, तो वो अपने आप में सेंटेंस हो गया। और ये अर्थ नहीं दिया, मैं बोलूँ पुअर वट सेटिस्फाइड, मैंने बोला पुअर वट सेटिस्फाइड। अब बताओ पुअर वट सेटिस्फाइड कौन है, क्या है, कुछ पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ आई एम पुअर वट सेटिस्फाइड, आई एम पुअर वट सेटिस्फाइड, तो ये हमारा एक सेंस दे दिया, ये हो गया भाई सेंटेंस। जब फ्रेज की मैं बात करूँ तो फ्रेज आगे चल के 3 भाग में बढ़ जाता है। एक नाउन फ्रेज होता है, प्रीपोजिशनल फ्रेज होता है, एडजेक्टिव फ्रेज होते हैं, है ना। मैं बोलूँ अगर इन द क्लास, इन द क्लास, भाई क्या इन द क्लास? मैं बोलूँ वी आर सिटिंग इन द क्लास, वी आर सिटिंग इन द क्लास। देखो ये अपना अर्थ दे दिया इन द क्लास। भाई जो अर्थ दे देता है ना, सेंस दे देता है भैया, तो वो सेंटेंस कहलाता है। जब तक सेंटेंस का कुछ, जब तक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए। देखो ग्रुप ऑफ वर्ड्स यहाँ भी है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स यहाँ भी है, बट इट हैज़ नो एनी सेंस, नो एनी मीनिंग्स एंड इट हैज़ अ मीनिंग। तो अगर अर्थ दे देता है भैया तो वो सेंटेंस होता है, अर्थ नहीं दिया तब तक वो क्या कहलाएगा? फ्रेज कहलाएगा। मेरी बात शायद समझ में आ गई होगी। अब देखो थोड़ा सा और आगे, इसको रफ कर दें, इसको मिटा देते हैं। जिनको लिखना होगा स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर लिख लो, आराम आराम से बोल भी तो रहा हूँ ना। तो किसी भी सेंटेंस को लिखने के लिए, कोई भी सेंटेंस जब लिखते हैं भाई, तो उसमें हमें 3 चीज़ें प्राप्त होती है। देखो थोड़ा सा, मैंने लिखा सेंटेंस। ये जो सेंटेंस होता है ना, इसमें मुख्यतः हमें 3 चीज़ें प्राप्त होती है। एक का नाम होता है सब्जेक्ट, दूसरे का नाम होता है वर्ब, और तीसरे का नाम होता है भाई ऑब्जेक्ट। दैट्स यू नो अबाउट सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। देखो भाई, किसी भी वाक्य को बनाने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ें हमारा वर्ब होता है। बिना वर्ब का कोई भी सेंटेंस संभव नहीं है ना। बात करते हैं, मैंने बोला बिना वर्ब का कोई भी सेंटेंस संभव नहीं है। तो कोई भी वाक्य को बनाने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ें जो होती है ना, वो होता है हमारा वर्ब। मैं एज फॉर एग्जांपल मैंने बोला मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ, मैं बोला मैं पढ़ाता हूँ। भाई मैं क्या करता हूँ? पढ़ाता हूँ। मैं टीच एक काम है, पढ़ाना काम है। अब बात रही ना पहले सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, इसको मैं समझ लेता हूँ। देखिए जो भी दुनिया में काम है वो अपने आप में वर्ब है। मैंने बोला जो भी दुनिया का काम है वो अपने आप में वर्ब होता है। मैंने बोला पढ़ाना, पढ़ना, पढ़ाना, लिखना, लिखाना, खाना पीना, उछलना, दौड़ना, खेलना, सारा का सारा काम है। काम है मतलब वो वर्ब है। तो मैंने बोला टीच एक वर्ब है, और जो काम को करेगा, मैंने बोला जो काम है वो वर्ब है, काम को करने वाला हमारा क्या कहला जाएगा? सब्जेक्ट। और जो काम से प्रभावित होता है वो क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट। इसको शॉर्ट में ओ लिखते हैं, इसको शॉर्ट में एस लिखते हैं, इसको शॉर्ट में हम वी लिख सकते हैं, है ना भाई। तो मैंने बोला आई टीच, टीच इसमें वर्ब हो गया। तो बता आई क्या है? पढ़ाने का काम मैं कर रहा हूँ ना, मैं पढ़ाता हूँ, पढ़ाना एक काम है, पढ़ाने का मैं कर रहा हूँ, मैं क्या बन गया? सब्जेक्ट। मैंने बोला बाबू हेल्प द पुअर, मैंने बोला हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो।
भैया हेल्प मतलब मदद करना, ये हमारा वर्ब है। और देखो ये वर्ब से प्रभावित होगा, मतलब मैं बोल सकता हूँ ना कि भैया वर्ब के बाद, देखो ये वर्ब के बाद जो कुछ भी आएगा ना वो अपने आप में ऑब्जेक्ट होता है। जनरली वर्ब के बाद जो कुछ भी आता है वो ऑब्जेक्ट, और वर्ब के पहले जो कुछ भी आता है वो अपने आप में सब्जेक्ट होता है। सॉरी, यहाँ बिफोर मैं बोल दूँ, यहाँ पे गलती लिख दिया यार, जस्ट वेट। मैंने बोला यहाँ पे होगा आफ्टर, और यहाँ मैंने लिख दिया बिफोर, है ना। कोई भी शब्द वर्ब के पहले आ रहा है वो अपने आप में सब्जेक्ट होगा, वर्ब के बाद जो आ रहा है वो अपने आप में ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ तक कि नहीं को कोई दिक्कत। चलो आगे करते हैं हम थोड़ा सा, रुको। इतना चीज़ हम लोग सीख लिए, एक बार मेरे के साथ बोल के बताना भाई इंग्लिश क्या होता है। इंग्लिश अपने आप में लैंग्वेज है, सही जवाब है। बताओ लैंग्वेज की उत्पत्ति कहाँ से होती है? साउंड से होती है। साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या चाहिए? लेटर। लेटर की संख्या बता भाई, 26 है ना। जब 26 लेटर को एक सही सीरीज में पूरा का पूरा लिख दिया जाए ए से जेड तक, वो पूरा सिस्टम, पूरा सीरीज हमारा क्या कहलाता है? अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट कितने भाग में बटा था? 2 भाग में, एक का नाम वॉवेल, दूसरे का नाम कॉन्सोनेंट, है ना। फिर हम लोग सीखे कि जब अंग्रेजी की सबसे छोटी वस्तु क्या होती है, तो वो होता है लेटर। जब एक से ज़्यादा लेटर मिलता है आपस में तो क्या बन जाता है? वर्ड। उसका अर्थ होना चाहिए ना। हाँ, अच्छा मैं बोलूँ अगर जी ओ गो, गो अपने आप में वर्ड है, लेकिन मैं लिख दूँ ओ जी। ओ जी इज़ नॉट अ वर्ड बिकॉज इट हैज़ नो एनी मीनिंग्स। समझ आ रही? मैंने बोला कम, कम इज़ अ वर्ड, बट ओ ई एम सी दैट्स नॉट अ वर्ड। ओ ई एम सी कोई शब्द नहीं है भाई, क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं हो रहा है। मैंने बोला पेन, भैया पेन मीन्स कलम, ये जानते हो, लेकिन मैं लिख दूँ ई एन पी, इसका कोई अर्थ नहीं है ना, इसलिए ये वर्ड नहीं होगा ये सब। मेरी बात समझ आ रही है ना। तो ये होता है वर्ड। फिर मैंने फ्रेज की बात की, तो फ्रेज बताया कि शब्दों का वैसा समूह, इंग्लिश में बोले तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ कंप्लीट मीनिंग्स। मैंने बोला शब्दों का वैसा समूह जिसका कोई अर्थ निकले तो वो सेंटेंस अर्थ तब तक, जब तक अर्थ नहीं निकल रहा है तब तक वो फ्रेज होगा। मेरी बात समझ आ गई? चलो अब देखते हैं, बताओ क्या लिखा मैंने बोर्ड पे। नंबर हिंदी के रूप में वचन बोलते हैं। जब आप मैथमेटिक्स में पढ़ोगे तो नंबर का हिंदी संख्या हो जाएगा। ये नंबर क्या होता है ना, तो मैं बोल सकता हूँ इट डिनोट्स द क्वांटिटी ऑफ एनीथिंग। नंबर मीन्स इट डिनोट्स द क्वांटिटी ऑफ एनीथिंग। इट डिनोट्स द क्वांटिटी, इट डिनोट्स द क्वांटिटी ऑफ एनीथिंग। जो किसी भी चीज़ की गिनती को बताता है ना भैया, वो नंबर कहलाता है। अगर कोई चीज़ गिनती में एक है, मतलब अगर कोई चीज़ गिनती में एक है तो वो अपने आप में सिंगुलर होगा। मैंने बोला जब कोई चीज़ अपने आप में एक है तो अपने आप में सिंगुलर होगा, अगर एक से अधिक है तो वो अपने आप में प्लूरल होगा। वी कैन से दैट इट डिनोट्स ओनली वन थिंग, ओनली वन। इट डिनोट्स ओनली वन थिंग और पर्सन, एंड हियर इज मोर देन वन थिंग और पर्सन। शॉर्ट में आप समझ लो मोर देन वन थिंग और पर्सन, मोर देन वन। वी कैन से दैट मोर देन वन इज इक्वल टू प्लूरल एंड इट डिनोट्स ओनली वन। जो एक को बताता है, जिससे एक का पता चले, एक का बोध हो, वो अपने आप में सिंगुलर होता है। और जो एक से अधिक का पता चले जिस चीज़ से, उसे हम क्या बोल सकते हैं? प्लूरल होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे देखते हैं। इसकी एक छोटी सी और आगे, पर्सन का नाम सुने होंगे आप लोग, सुने हैं जी? चलो भाई देखता हूँ मैं पर्सन क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। आ जाओ भाई, ये लिखा मैंने पर्सन। भाई जल्दी थोड़ा कर ले, समय का अभाव होता है। हर व्यक्ति आजकल इतना जल्दी में होता है कि पूछ मत। पता ही है ना, दैनिक जीवन में देख रहे हो। पर्सन होता है बाबू 3 प्रकार का, आप लोग जानते हैं। फर्स्ट पर्सन, दूसरे को बोलते हैं सेकंड पर्सन, और तीसरे को बोलते हैं थर्ड पर्सन। भाई ये जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होता है क्या? मैं बोलता हूँ स्पीकर इज़ द फर्स्ट पर्सन। स्पीकर को बोलते हैं, स्पीकर इज़ द फर्स्ट पर्सन। मैं बोलूँ लिसनर या फिर हियरर बोल सकते हो, हियरर इज़ द सेकंड पर्सन। मैं बोलूँ वन हु स्पीक्स अबाउट अनदर पर्सन, स्पीक्स अबाउट अनदर, स्पीक्स अबाउट अनदर, मतलब किसी दूसरे के बारे में बात किया जाता है वो हमारा थर्ड पर्सन कहलाता है। मैंने बोला बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन, सुनने वाले को सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात किया जाता है भाई वो क्या कहलाता है? थर्ड पर्सन। अब देखो ये फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत 2 वर्ड आता है, आई और बी। सेकंड पर्सन में एकमात्र वर्ड आता है यू। मैं बोलूँ थर्ड पर्सन में जो कुछ भी बच गया, आई बी यू को छोड़कर जितना कचरा बच गया सब कहाँ जाएगा? थर्ड पर्सन में। आ जा भाई। मैंने बोला ही सी इट वन,
देखो बाबू ये सारा का सारा ना थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, दैट्स इंपॉर्टेंट, ये सिंगुलर है। मैंने बोला बाबू दे, ये थर्ड पर्सन का ही है, ये अपने आप में प्लुरल वर्ड है। मैं बोलूँ नाउन या आप लोग नेम बोलते हो ना, तो नाउन या नेम ये अपने आप में सिंगुलर भी होता है और प्लुरल भी होता है। मेरी बातों को समझते चलना। मैंने बोला फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर क्या होता है, तो सर ये फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर ये आई है ना, ये अपने आप में सिंगुलर होता है और बी अपने आप में प्लुरल होता है। बट यू की मैं बात करूँ तो ये सिंगुलर भी होता है और प्लुरल भी होता है, मतलब ये सिंगुलर के रूप में भी प्रयोग होता है, प्लुरल के रूप में। ये आपके लिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने लिखा। मैं पूछता हूँ बताओ थर्ड पर्सन का प्लुरल नंबर क्या होता है, तो आपका जवाब क्या होगा, दे होगा, है ना। अगर मैं बोलूँ फर्स्ट पर्सन का प्लुरल नंबर क्या होता है, तो वी होगा। सेकंड पर्सन का सिंगुलर नंबर क्या है, तो यू। वो सिंगुलर भी होता है और प्लुरल भी होता है। मेरी बात समझ में आ गई होगी इतना। नेक्स्ट देखो और थोड़ा सा आगे। अब तो इतना चीज़ जो कुछ भी मैंने स्पीकर लिखा, वर्ड्स लिख रहा हूँ, एक चीज़ और ध्यान देना, पर्सन लिखा, नंबर लिखा, जो कुछ भी मैंने पढ़ा, ये सभी चीज़ होता क्या है, कहाँ से आता है, इसकी मैं बात करता हूँ थोड़ा सा। देखो मैं बोलूँ अंग्रेजी में जितना भी शब्द है भाई, कुछ भी अंग्रेजी में जो कुछ भी शब्द बना है ना, कोई भी शब्द, उन सभी शब्दों को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत रखते हैं। किसके अंतर्गत, पार्ट्स ऑफ स्पीच। मेरी बातों को बस सुनते चलना। मैं डिटेल्स में पीडीएफ में आपको रिटेन हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल में दे दूंगा आपको पीडीएफ में, टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, ठीक है भाई। मैंने बोला पार्ट्स ऑफ स्पीच, हिंदी के रूप में इसको बोलते हैं शब्द भेद। शब्द भेद, एक एक बात मैं एकदम क्लियर कर रहा हूँ। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या, मैं बोल रहा हूँ ना अंग्रेजी में जितना भी शब्द है, कुछ भी जो कुछ भी बना है ना, सभी शब्दों को इसी थैली में रखा गया है। उस थैली का नाम क्या रखा गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच। मैं कैसे मान लूँ, देखो मैं इसका डेफिनेशन के तौर पे लिख देता हूँ। मैंने बोला वर्ड्स आर डिवाइडेड, बोलो सर सबका क्यों नहीं लिखे, वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 क्लासेस according to their function, according to their function in the sentence। अभी आपने पढ़ा था भाई कि किसी भी वर्ड का प्रयोग कहाँ होता है, सेंटेंस में। मैंने बोला वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 क्लासेस according to their function in the sentence is known as parts of speech, is known as पार्ट्स ऑफ स्पीच। मैंने बोला दुनिया में जितना भी शब्द है, सभी शब्दों को डिवाइड किया गया कितने भागों में, 8 भागों में, 8 क्लासेस में, अकॉर्डिंग टू दियर फंक्शन, उनके काम के अनुसार। दियर मैंने वर्ड किसके लिए आया, वर्ड्स के लिए। देख भी मैंने बोला था पर्सन पढ़ाया ना, फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आई और बी आया, सेकंड पर्सन में यू आया था, बाकी जो कुछ भी बचा वो कहाँ जाएगा, थर्ड पर्सन। तो वर्ड्स भी तो अपने आप में कुछ शब्द है ना, तो ये थर्ड पर्सन हो गया, प्लुरल है। देखो ऐसा लगा हुआ है मतलब प्लुरल है, तो इसके लिए मैंने अभी बताया था थर्ड पर्सन का प्लुरल नंबर क्या होता है, दे था। दे का परिवार मैंने क्या यूज किया, दियर। तो मैंने बोला वर्ड्स आर डिवाइडेड, शब्दों को बांटा गया है इनटू 8 क्लासेज, 8 भागों में, अकॉर्डिंग टू दियर फंक्शन, उनके काम के अनुसार। किनके काम के अनुसार, शब्द का, कि कौन सा काम का, कौन सा शब्द का क्या काम है, उसी के अकॉर्डिंग इसे 8 भाग में बांट दिया गया। इन द सेंटेंस, किसी भी शब्दों का प्रयोग मैं कहाँ करूंगा, सेंटेंस में। भाई अभी तो लोगों ने पढ़ा था ना कि वर्ड्स को मिलने से, वर्ड को मिलने से बनता है सेंटेंस। अरे हाँ या ना। मैंने बोला अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस। दैट मीन्स वी कैन से दैट किसी भी वर्ड का प्रयोग, किसी भी शब्द का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, सेंटेंस में। इज नोन एज, उसे ही जाना जाता है किस नाम से, पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से। ये होता क्या है आपको पता होना चाहिए। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच भाई देखो नीचे दिख रहा है या नहीं दिख रहा है वो आप समझो, मुझे पता नहीं चल रहा है अभी। नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, नंबर तीसरा पे मैं बोलूँ एडजेक्टिव होता है, ADJECTIVE होता है, विजिबिलिटी हो सकता है दिक्कत हो। नंबर चौथा पे वर्ब होता है, और अगर यहाँ नहीं दिखेगा भाई देखो मैं ऊपर लिख देता हूँ। नंबर चौथा पे मैंने बोला वर्ब होता है, नंबर 5वां पे मैंने बोला एडवर्ब होता है, नंबर 6 होता है बाबू प्रीपोजिशन, नंबर 7वां होता है 6 हो गया ना कंजंक्शन, कुछ भी ले ले यार, CONJUNCTION, और नंबर 8वां पे होता है बाबू इंटरजेक्शन। अब देखो
ये पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को 8 भाग में मैंने बोला, तो इसमें आएगा क्या, दुनिया का कोई भी शब्द है, कुछ भी अंग्रेजी का शब्द है ना, वो इसी 8 भागों में से किसी ना किसी में होगा। अब हम बारी बारी से समझ लेते हैं ये होता क्या है, बेसिक पूरा क्लियर हो जाएगा आज आपका। देखो मैंने बोला नाउन क्या होता है, तो सर जी आप लोग पढ़ के आए हो ना, ए नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। दैट्स नॉट इनफ। आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो, एक स्टैंडर्ड मतलब चीज़ों को लॉजिकल समझो, बस एक बार सोचो और बात बन गई मेरी। नाउन होता है ना, मेरे हिसाब से जो कुछ भी दुनिया में है वो अपने आप में नाउन है। मैंने क्या बोला, जो कुछ भी दुनिया में है वो अपने आप में क्या होगा, नाउन होगा। बोलो जो शब्द नाउन के बदले में आएगा वो क्या कहलाएगा, प्रोनाउन। एज फॉर एग्जांपल मैंने बोला आई हैव अ पेन इन माई हैंड, मैंने बोला आई हैव अ पेन इन माई हैंड। बोलो बाबू पेन दुनिया में है ना, तो ये दुनिया में है इसलिए वो नाउन है। फिर मैंने बोला इट इज़ ब्लू, इट इज़ ब्लू। अब इट जो मैंने शब्द लाया वो पेन के लिए प्रयोग किया, इसलिए इट जो होगा हमारा प्रोनाउन हो जाएगा। फिर देखो मैंने बोला था इट इज़ ब्लू, भैया जो नाउन प्रोनाउन के बारे में कुछ भी बताता है वो एडजेक्टिव होता है, ना कि विशेषता। आप लोग पढ़ के आए हो ना कि नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले को हम विशेषण कहते हैं। अगर मैं पूछता हूँ आपसे कि आप एक बदमाश बच्चा हो, आप एक बदमाश लड़का हो, तो बता बदमाश क्या आपकी विशेषता है, तो क्या वहाँ पे विक्ड या फिर जो बैड बॉय होगा यू आर अ बैड बॉय, तो बैड बॉय क्या एडजेक्टिव नहीं होगा, बैड है ना। तो मतलब नाउन प्रोनाउन की विशेषता नहीं। आप ध्यान में रखना कि जो भी शब्द नाउन प्रोनाउन के बारे में कुछ भी बताता है वो शब्द अपने आप में क्या कहला जाएगा, एडजेक्टिव। एज फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ आई हैव 2 पेन्स इन माई हैंड, मेरे हाथ में देखो 2 कलम है। अब बताओ इसमें इस वाक्य में पूरा एडजेक्टिव्स क्या है, आई हैव 2 पेन्स इन माई हैंड, मेरे हाथ में 2 कलम है। मतलब यहाँ पे देखो पेन्स के बारे में बताया, पेन्स की गिनती को बता दिया ना, तो 2 यहाँ पे एडजेक्टिव बन जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है। मैंने बोला फिर से एक बार, जो कुछ भी दुनिया में है वो अपने आप में नाउन, जो शब्द नाउन के बदले में आ जाएगा बाबू वो प्रोनाउन होगा। जो नाउन प्रोनाउन के बारे में कुछ भी बताता है वो अपने आप में एडजेक्टिव होता है। जो भी दुनिया का काम है वो अपने आप में वर्ब है, कुछ भी पढ़ना लिखना खाना उठना पीना रोना धोना सबका सब ये अपने आप में क्या है, वर्ब है यानी काम है। एडवर्ब होता है बाबू जो काम के बारे में बताता है, किसके बारे में बताता है, एडवर्ब जो है काम के बारे में बताता है, वर्ब के बारे में। मैं ऐसे बात करूँ ना तो एडवर्ब पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच का सबसे पावरफुल वर्ड है, वो पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्वालिफाई कर देता है। कौन, एडवर्ब, एक्सेप्ट नाउन और प्रोनाउन। मतलब कि एडवर्ब इज दैट वर्ड विच क्वालिफाइज ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्सेप्ट नाउन और प्रोनाउन। फिर से बाबू मैंने बोला एडवर्ब इज दैट वर्ड विच क्वालिफाइज ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्सेप्ट नाउन और प्रोनाउन। मैं जब चैप्टर्स डिटेल्स करूंगा ना भाई तो वहाँ पे पूरा डिटेल्स करूंगा, सारा से एग्जांपल लेकर दूंगा। देखो प्रीपोजिशन होता है दैट वर्ड विच डिनोट्स द रिलेशन बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स, जो 2 ऑब्जेक्ट के बीच में, 2 चीज़ों के बीच में संबंध स्थापित करता है, संबंध बताता है, दैट इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। Conjunction means connecting word. That word which is used to connect and join 2 words, 2 phrase or 2 sentences is called conjunction. मतलब जो जोड़ने का काम करता है वो conjunction होता है। And interjection is that word which represents or denotes our sudden feeling of our joy or sorrow और joy। मैंने बोला बाबू जो शब्द हमारी अचानक से आई हुई सुख या दुख को रिप्रेजेंट करता है वो हमारा क्या कहलाता है, इंटरजेक्शन। एक बार फिर से मैं देखता हूँ, मुझे समझ नहीं आया, फिर से एक बार मैं देखता हूँ। मैंने बोला बाबू नाउन बताएंगे क्या होता है, जो भी चीज़ें दुनिया में है वो अपने आप में क्या है, नाउन है। जो शब्द नाउन के बदले में आएगा वो प्रोनाउन हो जाएगा। एडजेक्टिव जो नाउन प्रोनाउन के बारे में कुछ भी बताएगा वो शब्द अपने आप में एडजेक्टिव है। वर्ब जो भी दुनिया का काम है वो अपने आप में वर्ब होता है, जो काम के बारे में बताता है वो एडवर्ब, और जो नाउन प्रोनाउन के बारे में बताए वो एडजेक्टिव। प्रीपोजिशन मतलब जो संबंध बताने का काम करता है वो प्रीपोजिशन, जो जोड़ने का काम करता है वो कंजंक्शन, और जो अचानक से आए हुए सुख या दुख की बातें होती है वो क्या होता है, इंटरजेक्शन। इसके अंतर्गत ओह आ अल्लाह, जैसे मान लो क्रिकेट देखते हो ना, अगर विराट कोहली का कोई बॉलर विकेट ले लेता है तो क्या वो सोच के रखता है कि पहले हम दाहिना हाथ उठाएंगे, पहले बायां पैर उठाएंगे, ऐसा तो नहीं है। तो मतलब वो अचानक से, जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ, मान लो पंखा टूट के नीचे गिर गया, जो भी क्लास में बैठे हो क्या होगा, मतलब मुंह से कुछ आवाज़ निकलेगा ओह आ। तो इस तरह की जो कुछ भी शब्द होता है ना वो इंटरजेक्शन के अंतर्गत होता है। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा। दैट्स ऑल बाबू, आज इतना ही हम लोग करते हैं, बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।